Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our PYQs. So आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हमारी 7th यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs आए थे जनवरी 2025 के हमारे यूजीसी नेट एनटीए के एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड आज हम सारे के सारे PYQs को इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में वो ये था कि अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो भी हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है कि किसकी पहले एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, किसकी बाद में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जैसे पहले हमारे सेबी के बारे में बताया गया है, एंड देन आरबीआई है, एंड देन हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन सिडबी, एंड देन नाबार्ड। तो अब हमें इन सबको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ईयर। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इनके ईयर कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट के थे। जैसे कि 1988 में हमारा जो सेबी था उसको एस्टेब्लिश किया गया था, जबकि 1992 में हमारा इसका एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में। तो नेक्स्ट हमारा है आरबीआई, ये हमारा 1935 के दौरान हमारा एस्टेब्लिश किया गया था। एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा 1955 के दौरान था। नेक्स्ट हमारा सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1990 के अराउंड बनाया गया था। एंड देन हमारा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको 1982 के अंदर जुलाई के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम इनको वन बाय वन अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा आरबीआई है सबसे पहले हमारा इन जो भी इंस्टीट्यूशन है सबसे पहले उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इससे हमारे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी के बाद सी है, 1935 के बाद 1955 है जब हमारा एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कि 1982 है, नाबार्ड की हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी सी एंड ई कि हम यहाँ पर नेक्स्ट हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपना टाइम को सेव करना है हमारे एग्जाम में तो हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन का यूज करना होगा। और हमें अगर 2-3 ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल जाता है तो हमें ज्यादा वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो क्वेश्चन है एनटीए ने इसको एस्टेब्लिशमेंट के नहीं हिसाब से किया था सेबी को, उसको एस्टेब्लिश मतलब उसका पार्लियामेंट में एक्ट कब पास हुआ था सेबी का, तो उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर आपको उसके एस्टेब्लिशमेंट का और उसका एक्ट कब पास हुआ था सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जैसे हम देख सकते हैं सेबी को 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था और 92 में उसका एक्ट बन गया था, आरबीआई को 1935 में बनाया गया था, एंड देन एसबीआई था हमारा 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था, सिडबी है जैसे हमारा 1990 में है और नाबार्ड हमारा 1982 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब हमें इसमें कुछ जो लिस्ट 1 है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की कुछ योजनाएं दी गई हैं एंड हमारे ईयर बताए गए हैं कि ये हमारी योजना थी, कौन से ईयर में इस योजना को लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पीएम जनधन योजना है, एंड देन पीएम मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है, एंड व्यय वंदना योजना। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि किस ईयर में कौन सी योजना को लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पीएम जनधन योजना है इसको 2014 के दौरान हमारे इसको लॉन्च किया गया था। एंड देन पीएम मुद्रा योजना को हमारे 2015 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। एंड देन हमारी स्टैंड अप इंडिया थी, इसको 2016 के दौरान हम इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। व्यय वंदना को लॉन्च किया गया था 2017 में। तो हमारी ये एक तरीके से मैच हो जाएगी कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लिस्ट में पीएम जनधन योजना को हमने एक ऑप्शन बनेगा हमारा 2। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन 2 दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो मुद्रा योजना है उसको किया गया था 2015 में लॉन्च। तो हमारा इससे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इन सब योजनाओं को कब कब लॉन्च किया गया था। जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ये योजनाएं क्या थी, क्या क्या इनके मेन फोकस थे। कि जैसे पीएम जनधन योजना है उसको 2014 में लॉन्च किया गया था,
पीएम जन धन, मतलब जन धन से है कि आपको क्या करा जा रहा है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, हमारी जो भी पीपल है हमारी कंट्री के, उनको एक हमारे जो बैंकिंग है सिस्टम उसका पार्ट बनाया जाए, सबके उनके अकाउंट्स हो हमारे बैंकिंग जो सिस्टम में है। तो इसका मेन यही था कि जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं हमारे, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए, उनको यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड की जाए बैंकिंग सर्विसेज की इन द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट हमारी थी पीएम मुद्रा योजना, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर पीएम मुद्रा, मुद्रा का भी एक फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री पीएम से, एंड देन मुद्रा का मतलब है हमारी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जो मेन हमारी पीएम मुद्रा योजना थी, इसका मेन एम क्या था, क्यों इसको लॉन्च किया गया था? इसका मेन एम था टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस, कि हमारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, नॉन कॉर्पोरेट है चाहे वो नॉन फार्म है, ताकि वो क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। हम उनको स्मॉल लेवल पर जो भी बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनको लेस इंटरेस्ट रेट से हम लोन प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा आगे तक लेकर जा सके। तो इसका मेन हमारा यही ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैंड अप इंडिया हमारी स्कीम थी, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका जो मेन एम था स्टैंड अप इंडिया, कि हमारे इंडिया को आगे तक स्टैंड लिया जाए, कि हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे स्मॉल जो बिजनेसेस कर रहे हैं पर्सन, उनको हम क्या करें, बढ़ाएं, उनको प्रमोट करें। कि यहाँ पर प्रमोट किया गया था एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग विमेन एंड एससी एंड एसटी, कि जो भी हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर है जो एससी कैटेगरी से हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं जो भी, तो उन सबको प्रमोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं वय वंदना योजना, इसको 2017 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मेन क्या एम था कि प्रोवाइड पेंशन सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स, कि जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो 60 के अबव एज से हैं, तो उनको क्या किया जाए, पेंशन जो योजना है उसको प्रोवाइड करने का काम किया जाए। अब ये थे हमारी वय वंदना योजना, इसको लॉन्च किया गया था LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल हमारा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था इसकी क्या फीचर्स होती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये नेगोशिएबल सिक्योरिटीज होती है। हाँ, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है इशूड एट पार एंड आर रीपेड एट प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी। ये इसकी फीचर नहीं है, इनको हमेशा डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और बाद में जो डिस्काउंट का और इनके प्राइस का जो भी डिफरेंस था उनके लिए इंटरेस्ट का काम करता है जो भी इनके होल्डर होते हैं। तो इनको इशू नहीं किया जाता पार पर और इनको ना ही रीपे किया जाता प्रीमियम पर। ये हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारी इसकी फीचर नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है हाईली लिक्विड ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर। ये हमारे शॉर्ट टेन्योर के होते हैं और हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब है हम इनको इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में, तो ये होता है इसकी, ये भी हमारी करेक्ट फीचर है। नेक्स्ट हो जाता है एश्योर्ड यील्ड। एश्योर्ड यील्ड होती है क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है। किसके बिहाफ पे, कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे हमारा आरबीआई इसको क्या करता है, इशू करता है। तो हमें इसमें बिल्कुल एश्योर्ड यील्ड कि हमें यहाँ पर फिक्स एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलने वाली है। नेक्स्ट हो जाता है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये इसकी फीचर नहीं है, यहाँ पर जो भी हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनकी कभी भी हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, वेरी इजीली आप उनको परचेज कर सकते हो, उनकी कम अमाउंट ही हमारे प्राइस होते हैं। तो अब हमारी इसकी क्या फीचर आ जाएगी कि जैसे ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा जब देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है सबसे पहले, अदर ऑप्शन को आपको क्या अपना छेड़ने की भी जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। कि जैसे आपको पता है कि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होती ही नहीं है हमारे ट्रेजरी बिल्स की, तो आप देख लीजिए जहां पर ई आया हुआ है वो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ई है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको पार रेशियो नहीं किया जाता, तो अब जिस भी ऑप्शन में बी है वो इसके ऑप्शन नहीं होंगे, जैसे हमारे इस ऑप्शन में बी है। अब हमारे बच गए ये ऑप्शन, ई वाला भी हमारा जैसे कट हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन ए सी डी कि यहाँ पर हमारे इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हाईली लिक्विड होते हैं और इनकी एश्योर्ड यील्ड होती है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ट्रू एज पर इडा एक्ट। इडा एक्ट क्या था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट था, हमारा 1999 के दौरान बनाया गया था फॉर एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। कि इन्होंने इस क्वेश्चन में ये पुट किया गया है कि कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, कि कौन सी कंडीशन को हमारे एडा एक्ट के अंदर नहीं बताया गया था रिलेटेड टू द एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस मार्केट में। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं।
द कंपनी सोल पर्पस इज टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये हमारी इसकी बिल्कुल करेक्ट फीचर है कि यहाँ पर हमें बताया गया था कि कंपनी का सिर्फ एक सोल पर्पस होना चाहिए, कि उसका क्या पर्पस होना चाहिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस कर सकती है बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस का कर सकती है या फिर वो री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज 100 करोड़। तो अब हम इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन का हम बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस इज 300 करोड़। अब हम इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस में हमें जब हम एग्जाम में बैठते हैं हमें ये डाटा याद नहीं रहता, तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ लेना है कि कौन सा इसमें से हमारी कंडीशन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट नॉट लेस देन 15% ऑफ देयर फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर। अब जिस भी बच्चे ने इस इडैक्ट को अच्छे से पढ़ रखा था, इसके अच्छे से नोट्स बना रखे थे और अप टू डेट इंफॉर्मेशन ले रखी थी इससे रिलेटेड, तो उसने तो बिल्कुल इसको बिल्कुल इजीली करेक्ट कर दिया होगा। अब हम सबके लिए इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन सब डाटा को याद रखना, क्योंकि डे बाय डे इनकी जो भी गाइडलाइंस है न्यू आती रहती हैं, उनमें जो भी जैसे हमारी ये पेड इक्विटी की अमाउंट है वो चेंज होती रहती है बाय इडा। ये जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डे बाय डे इनको कुछ ना कुछ चेंजेस इनमें होते रहते हैं। तो आप कितना भी याद कर लीजिए, कई बार थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है एग्जाम में एकदम से इनको रिमाइंड करना। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कि इसमें बताया गया था कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है री इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए इन्होंने बताई थी कि 300 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 200 करोड़ हमारी री इंश्योरेंस बिजनेस को करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तो हमारा जो ये ऑप्शन था, हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी 300 करोड़ नहीं है, 200 करोड़ है। और जब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है और थर्ड, ये कंडीशंस को मेंशन किया गया था इन द एक्ट में, तो ये हमारी सही थी कंडीशन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 200 करोड़ हमारी इसमें मिनिमम कैपिटल है। नेक्स्ट आ जाता है द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर द इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक सेट बाय द आरबीआई। कि जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया के, आरबीआई ने उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना सेट किया हुआ है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12%, कि आरबीआई ने 12% को सेट किया हुआ है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें इससे कम अमाउंट है, लेकिन हमारे आरबीआई ने कुछ ज्यादा डेंजर की सिचुएशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको ज्यादा क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। कि जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ बुक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट RWA, कि जो भी उसकी बुक्स की कैपिटल है, जो भी उसने अपनी बैलेंस शीट में शो की हुई है कैपिटल, उनका रेशियो होता है टू द रिस्क अवेटेड एसेट्स। कि जो भी हमारी एसेट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है, कि हमें कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उनसे हमें पैसा मिल जाएगा या फिर वो नहीं मिलेगा, कि उसमें कुछ ना कुछ रिस्क प्रेजेंट है, तो उनका रेशियो होता है रिस्क वेटेड एसेट्स का और बैंक की कैपिटल का। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स कैपिटल नहीं है यहाँ पर, बैंक कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट एंश्योर्स दैट, कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कि क्यों हम मेंटेन करें, क्यों इनको बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये एंश्योर करता है दैट द बैंक हैज इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू अब्सॉर्ब अ रीजनल अमाउंट टू लॉस बिफोर बिकमिंग इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। कि बैंक को क्या हो कि कोई सिचुएशन आ सकती है कि वो बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे जो बैंक है उनके पास एक रीजनल अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, रीजनल अमाउंट ऑफ कैपिटल उनके पास हो, ताकि जो भी डेंजर की सिचुएशन आएगी, लॉस की सिचुएशन आएगी, उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, उसको वो क्या कर सके, रीजनेबल अमाउंट को वो पहले ही क्या करके चले, बनाकर उसको एक बार प्रोविजन हम कर चले। तो यही होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नेक्स्ट आ जाता है द सेबी रेगुलेट एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटीज थ्रू। ये क्वेश्चन वेरी इजी था, अगर स्टूडेंट्स को बिल्कुल थोड़ी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, कॉमन सेंस थी, तो ये वेरी इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कि जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट कैसे करता है, सुपरवाइज कैसे करता है, तो इसमें हमें बताया गया था कि रेगुलेशंस के थ्रू, रूल्स के थ्रू, गाइडलाइंस है, स्कीम्स है या फिर ऑर्डर्स है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वेरी इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकता था कि इन 5 जो हमारे तरीके हैं, इन सब के थ्रू से भी हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो मार्केट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इन सबको रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ABCDE। इन 5 टाइप की जो भी हमारी सुपरविजन है या फिर रेगुलेशन है, इनके थ्रू वो रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेबी रेगुलेशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनैक्टमेंट। अब देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स जो हमारी ये यूनिट है इससे हमारे डाटाबेस थोड़े जो हम लर्न करने की चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं और अप टू डेट आपको इस यूनिट को रखना है कि हमारी जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, सेबी की गाइडलाइंस है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी भी गाइडलाइंस है, न्यू जो भी उन्होंने मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट बताई है, तो आपको सबको एक बार अच्छे से पता कर लेना है और अपने एग्जाम से पहले उनको लर्न भी कर लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पिछला एग्जाम है उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तब हम इसके डिस्कस करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेबी की रेगुलेशन, हमें असेंडिंग ईयर में कि कौन सी रेगुलेशन को सेबी ने सबसे पहले लेके आए थे सेबी और कौन सी रेगुलेशन को बाद में लेके आया गया था, कि मतलब उनको एस्टेब्लिशमेंट के ईयर के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो फर्स्ट थी आईसीडीआर रेगुलेशन थी, नेक्स्ट हमारी इंटरमीडिएट रेगुलेशन है, नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन है, नेक्स्ट बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशन, नेक्स्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। अब कोई भी स्टूडेंट इनको याद तो करके गया नहीं होगा एग्जाम में, तो ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आपको मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़े तुक्के लगाने पड़ सकते हैं कि कई स्टूडेंट्स को ये चीजें याद नहीं रहती हैं कि ये रेगुलेशन कब आई थी, ये रेगुलेशन कब आई थी, तो आप थोड़ा माइंड का यूज कर इनको कर सकते हैं अटेम्प्ट। जैसे हमारी ये क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट हमारी थी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी, ये जो हमारी सबसे पहले जो सेबी है उसने इस रेगुलेशन को लेकर आए थे कि हम इनको ईयर वाइज लर्न कर देते हैं। कि सबसे पहले ये थे हमारी कि जो हमारी आईसीडीआर रेगुलेशन है उसको 2009 के दौरान लेके आया गया था। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज को लिस्टेड कंपनी के द्वारा रेगुलेशन आई थी हमारी 1998 में। उसके बाद हमारी रेगुलेशन आई थी इंटरमीडिएट की रेगुलेशन 2008 में, एंड देन नेक्स्ट हमारी 2009 में आई थी आईसीडीआर की रेगुलेशंस, एंड उसके बाद हमारी आई थी 2014 में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, एंड देन लास्ट हमारी आई थी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा DBACE। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई, कि जैसे हमारे आरबीआई के कुछ रोल्स होते हैं उसमें इन्होंने सिंपली पूछा था कि डेवलपमेंटल रोल कौन सा होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना मॉनिटरी पॉलिसी को। तो आप इसको वेरी इजीली देख सकते हो कि मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रेगुलेटरी रोल हो गया, ना कि वो डेवलपमेंटल रोल होगा। नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइब बोर्ड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, कि कुछ बोर्ड के पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, ये भी रेगुलेटरी रोल हो गया। नेक्स्ट है इशू एक्सचेंजेस डिस्ट्रॉय करेंसी नोट्स, इशू करना एक्सचेंजेस है या फिर डिस्ट्रॉय करना करेंसी के नोट्स को, तो ये भी हमारे एक तरीके से अनदर फीचर में, अनदर रोल में आ जाएगा आरबीआई की। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, कि अब हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस। अब अगर आप इसको इजीली रिलेट कर सकते थे, डेवलपमेंटल रोल मतलब प्रमोशनल फंक्शन किसके, ताकि हम नेशनल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रमोट करते, तो ये हमारा डेवलपमेंटल रोल हो जाएगा कि हमारी जो कंट्री के हमारे नेशनल जो ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंटल रोल में आता है आरबीआई की। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ ये आ गई होंगी चीजें। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का जो हमारा सेशन था, जो हमने सारे के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करे हैं 7th यूनिट के, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी क्लासेस से रिलेटेड, तो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो हमारे सारे के सारे हमने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया है, जो जनवरी 2025 एग्जाम में अभी हमारे पूछे गए थे 7th यूनिट से। तो थैंक